प्रदेश की सियासत जाति से शुरू होती है और जाति पर खत्म हो जाती है, उसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जाति वाले पैटर्न को 360 डिग्री टर्न कर दिया है। जी हां, सरकार ने एक महत्वपूर्ण और साहसिक कदम उठाते हुए जाति आधारित रैलियों, वाहनों पर जाति का प्रदर्शन तथा एफआईआर में जाति का उल्लेखन करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि जातियां पहचान के नाम पर समाज में विभाजन पैदा करने वाले तत्वों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी में वाहनों पर जाति संबोधित नारे या सम्मेलन अवैध हो जाएंगे। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी सरकारी दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थानों से जाति के उल्लेख को हटाने का आदेश जारी किया है। इस फैसले से पुलिस रिकॉर्ड्स, एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, थानों के नोटिस, बोर्ड्स, वाहनों और साइन बोर्ड से जाति संकेत और नारे पूरी तरीके से हटा दिए जाएंगे। इसके साथ ही जाति आधारित रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध और सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी भी रखी जाएगी। पुलिस रिकॉर्ड्स में जाति का उल्लेख नहीं होगा, इसके बजाय पहचान के लिए माता पिता के नाम जोड़े जाएंगे। हालांकि SC/ST एक्ट जैसे विशिष्ट मामले में जाति के उल्लेख को छूट दी जाएगी ताकि कानूनी प्रक्रिया जो है वो प्रभावित ना हो। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP और पुलिस नियमावली में जल्द संशोधन भी किया जाएगा। इस आदेश के तहत थानों के नोटिस बोर्ड, पुलिस वाहनों और सार्वजनिक साइन बोर्ड से जाति आधारित संकेत जैसे यादव, जाट, गुर्जर या अन्य समुदाय के नारे तत्काल हटा दिए जाएंगे। इसके अलावा जाति आधारित रैलियों और प्रदर्शनों पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। सोशल मीडिया पर भी ऐसी सामग्री पर नजर रखी जाएगी और उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यह कदम उत्तर प्रदेश के सामाजिक एकता को बढ़ाने और जातिगत तनाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों की सख्ती से पालन किया जाएगा और सभी पुलिस थानों और सरकारी विभागों को आदेश भेजे जा चुके हैं। हमारा लक्ष्य समाज में समानता और एकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए नियमों का उल्लंघन ना हो और उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला उत्तर प्रदेश में जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम सामाजिक समावेशिता को बढ़ाएगा। इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए जागरूकता भी जरूरी है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह जातिगत पहचान गहरी जड़ें अपनी जमा चुकी है। वहां पुलिस और प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ सकती है। वहीं SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में जाति का उल्लेख जरूरी होने पर सावधानी बरती जाएगी ताकि पीड़ित को न्याय मिलने में कोई बाधा न आए। सरकार ने सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश के पालन की निगरानी के लिए समितियां गठित करने का निर्देश दिया है। लेकिन इसके पीछे की कड़ी जानते हैं कि आखिरकार ये जातिगत भेदभाव समाज में किस तरीके से उत्पन्न हुआ और इसके पीछे के बड़े कारण क्या है। अभी भी अलग अलग जिलों में, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के जिलों में यह अनुपात 50% से ज्यादा है। 2016 में SARI यानी सोशल मीडिया एटीट्यूड रिसर्च इंडिया ने दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फोन सर्वे किया था, जिसमें पूछा गया था कि कितनों ने अपने घरों में भेदभाव होते हुए देखा है या उनमें से कितने खुद भेदभाव करते हैं। 39% गैर दलित हिंदू महिलाओं ने माना कि उनके घर में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। 21% गैर दलित हिंदू महिलाओं ने माना कि वे खुद भेदभाव करती हैं। राजस्थान में 60% गैर दलित मानते हैं कि जाति के बीच शादी बंद होनी चाहिए। उसी सर्वे में दिल्ली के 43% लोगों ने आरक्षण का विरोध किया और कहा कि सीटें जाति के आधार पर नहीं बल्कि मेरिट के आधार पर मिलनी चाहिए। जो लोग जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में हैं, उनका तर्क है कि आज भी जाति आधारित भेदभाव मौजूद है, इसलिए जाति आधारित आरक्षण जारी रहना चाहिए। इसके खिलाफ जो लोग हैं, उनका कहना है कि जो
सीटें होती हैं उसमें भी मेरिट को लेकर तमाम तरीके की ऐसी चीजें निकल कर आती हैं जिससे समाज में भेदभाव की स्थिति बन जाती है। वहीं जाति आधारित आरक्षण समाज में समानता को खत्म कर देता है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के पीछे कई सिद्धांत बताए जाते हैं। आपको बताते चले, ऋग्वेद में एक सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें तो हमारे ब्रह्मांड के पहले इंसानों ने खुद को नष्ट किया ताकि हमारी समाज की रचना हो सके। अलग अलग श्रेणियों में ये लोग अलग अलग वर्ण के हिसाब से खुद को देखते हैं और ये भी माना जाता है कि हर वर्ण अलग अलग शरीर के अंगों से निकला हुआ है। सर से ब्राह्मण निकले जो समझदार और ज्ञानी होते हैं और माना जाता है कि वे हमारी शिक्षा के जिम्मेदार हैं। उनके हाथों से क्षत्रिय निकले जो ताकतवर और मजबूत होते हैं, इसलिए उन्हें योद्धा माना जाता है। उनके जांघों से वैश्य निकले यानी व्यापारी। उनके पैरों से शूद्र निकले जो समाज में साधारण काम करते हैं। इस पूरी व्यवस्था में एक वर्ग गायब है, दलितों का, क्योंकि इस वर्गीकरण में शामिल ही उनको नहीं किया गया है। इसी वजह से उन्हें अवर्ण भी कहा जाता है। आपको बताते चले, मतलब ऐसे लोग जिनका कोई भी वर्ण नहीं होता और उन्हें सफाई का काम दिया जाता है। एक थ्योरी कहती है कि तुम्हारा जाति तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। तो अगर तुमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो इस जन्म में तुम्हारा जन्म जो होगा वो ब्राह्मण परिवार में होगा या ब्राह्मण के रूप में होगा, और अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो इस जन्म में तुम दलित पैदा होगे। इस थ्योरी के मुताबिक अगर कोई भी निचली जाति का आदमी अगली जिंदगी में ऊंची जाति में जन्म लेना चाहता है तो उसे अपनी जाति के अंदर ही पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पेशा जाति से नहीं बल्कि इसके उल्टा होता है, पर हम जानते हैं कि समय के साथ जाति प्रथा सख्त हो गई और जाति के नियम हर जगह दिखने लगे। आप क्या काम करते हैं, किससे शादी करना चाहते हैं, कौन से मंदिर जाते हो और किसके साथ खाना खाते हो, ये सब जाति पर निर्भर होता है और लोग अपनी जाति की पहचान से खुद को अलग भी नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से कई निचली जाति के लोग छठी सदी से बौद्ध धर्म अपना गए। गौतम बुद्ध जो खुद क्षत्रिय थे, जाति प्रथा के खिलाफ थे और ये बौद्ध धर्म में बदलाव सिर्फ छठी सदी तक ही सीमित नहीं रहा। लेकिन अब ये जो फैसला आया है इससे माना यह जा रहा है कि समाज में जो भेदभाव है वो कहीं ना कहीं खत्म होगा और ये कदम कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म की एक थ्योरी है जो आजकल राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है उससे कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि समाज में एकजुटता देखने को मिलेगी। जो लोग राजनीतिक लाभ के लिए अलग अलग जातियों में जनता को बांट कर रखते थे अब कहीं ना कहीं उसमें एक जुड़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात करें योगी आदित्यनाथ सरकार की तो उन्होंने सनातन धर्म को लेकर केवल मंदिर और पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि उन्होंने शासन, शिक्षा, संस्कृति और पहचान का आधार भी बना दिया। जैसे आप देखेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, मथुरा वृंदावन के विकास से लेकर हजारों प्राचीन मंदिरों का पुनर्जीवन भी कराया गया। वहीं यूपी में अपनी आध्यात्मिक जड़ों को फिर से एक बार जीवंत किया है। स्कूलों में भारतीय परंपरा और न्यायिकों पर आधारित शिक्षा, संस्कृति संस्थानों में नवीनीकरण किया गया। विश्वविद्यालयों में सनातन अध्ययन केंद्रों की स्थापना की गई, आस्था को ज्ञान से जोड़ा गया। अगर बात करें अयोध्या की तो किस तरीके से वहां पर दीपोत्सव किया गया, कुंभ की गंगा आरती जैसे तमाम धार्मिक आयोजनों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाकर परंपरा को वैश्विक मंच पर पहुंचाया गया। वहीं गौ रक्षा संरक्षण की बात करें तो उस पर भी कहीं ना कहीं नकेल कसी गई। लव जिहाद जैसे मुद्दों पर सख्ती बरती गई। मंदिरों की संपत्तियों की सुरक्षा जैसे फैसलों ने सामाजिक ढांचे को और ज्यादा मजबूती दी। आज वाराणसी और अयोध्या सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि धर्म और संस्कृति की राजधानी बनकर पूरी दुनिया के सामने खड़े हो गए हैं। योगी सरकार ने सनातन को अतीत की विरासत नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य की दिशा बना दिया है। फिलहाल ये जाति वर्ण व्यवस्था को खत्म करने का एक सरकार ने कदम उठाया है। इस कदम के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।